बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त। शिंदे कैबिनेट की अहम बैठक है आज। कैबिनेट विस्तार का हो सकता है ऐलान। बीजेपी एनसीपी शिवसेना के मंत्री होंगे शामिल। नए मंत्रियों को बांटे जा सकते हैं विभाग। शिंदे कैबिनेट की अहम बैठक आज। बड़ी जानकारी इस वक्त। कैबिनेट विस्तार का हो सकता है ऐलान। बीजेपी एनसीपी शिवसेना सभी ने बुलाई अपनी अपनी बैठक। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। शिंदे कैबिनेट की अहम बैठक है आज। कैबिनेट विस्तार का ऐलान हो सकता है। देखिए, कैबिनेट विस्तार का ऐलान हो सकता है। आपको याद होगा जिस दिन अजीत पवार ने सत्ता में शामिल होकर डिप्टी सीएम पद की शपथ ग्रहण की, उनके साथ में उनके सहित 9 लोगों ने उस दिन शपथ ग्रहण की। और अब जानकारी यह है कि इस पूरे प्रकरण के बाद में महाराष्ट्र की सियासत में कुछ और नए बड़े बदलाव हो सकते हैं। शिंदे कैबिनेट की आज अहम बैठक है। कैबिनेट विस्तार का आज ऐलान हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं। बैठक पर बैठक लगातार जारी। सवाल है कि किस पर संकट है भारी। नए मंत्रियों को बांटे जा सकते हैं विभाग। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े बड़ी खबर। देखिए 14 दरअसल क्या है कि अभी आंकड़ा बाकी है जिसमें और नए मंत्रियों की जगह बचती है। यानी 14 नए मंत्री अभी शिंदे कैबिनेट में, शिंदे सरकार की कैबिनेट में भी बनाए जा सकते हैं। आशीष तिवारी कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे आशीष का रुख करते हुए, आशीष, आज कैबिनेट विस्तार के आसार, कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं जो एकनाथ शिंदे सरकार में कैबिनेट के तौर पर शामिल होने वाले हैं? देखिए, संजय सिरसाट से लेके महेश गोगावले से, भरत गोगावले से लेके बहुत सारे नाम हैं, महिलाओं के भी उसमें नाम हैं। लेकिन आपको बता दें, जब से एनसीपी ने भाजपा और शिंदे सरकार कोalition को सपोर्ट करने की बात कही है, तभी से अंदर खाने में शिंदे शिवसेना पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता, वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। कल उन्होंने थाने में मुख्यमंत्री से इस बारे में बात भी की। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि वो देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के जो पदाधिकारी हैं बड़े लेवल पे, केंद्र लेवल पे, उनसे बात करेंगे और इस बारे में बात करके कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निपटाया जाएगा। खास बात यह है कि काफी दिनों से, लगभग 1 साल हो गया है ये सरकार बने, तब से मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं हुआ था और सिर्फ इसी बात का वेट किया जा रहा था कि कहां अगर किसी पार्टी की एंट्री होती है। जैसे कि बताया जा रहा था कि बहुत दिनों से अजीत पवार के सपोर्ट करने की बात सामने आ रही थी। तो अभी कल किरण पावस्कर से जब बात हुई, जो कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग समझ सकते हैं कि किस बात का इंतजार हो रहा था, क्यों मंत्रिमंडल अभी तक आगे नहीं बढ़ा था, उसका विस्तार नहीं हुआ था। तो आज जो बैठक है उसमें कई सारी चीजों की बातें सामने निकल के आएंगी। शायद जो शिंदे गुट के लोग हैं उनको भी मनाने की कोशिश की जाए, जैसा कि खबर आ रही है कि वो नाराज हैं। अच्छा, अब बड़ा सवाल है कि किसका कितना कोटा, क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे के जो अपने विधायक हैं उनमें नाराजगी है, क्योंकि वो चाहते थे कि शिंदे का ही पलड़ा भारी रहे। लेकिन अजीत पवार की एंट्री से जाहिर सी बात है कि उनका पलड़ा थोड़ा हल्का तो जरूर हुआ। ऐसे में उनकी नाराजगी के बाद किसका कितना कोटा रह सकता है, क्योंकि 14 मंत्री और भी बन सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से चीजें और उथल पुथल दिखाई दे रही हैं, किसी को कानो कान भनक नहीं लगती कि कब क्या होने वाला है। हालांकि कुछ चीजें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये पता था कि अजीत पवार कभी भी बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं, शिंदे सरकार में वो कोalition में आ सकते हैं। लेकिन अभी जो बंटवारा होगा मंत्रिमंडल में, किस तरीके से होगा, किसको कितना उसमें आधिपत्य होगा, उसका वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अभी इस बारे में कोई भी कहने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि जो राजनीतिक अभी समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि एक तरफ भतीजा अजीत पवार भले ही पार्टी से टूट गया है, लेकिन शरद पवार पूरी अपनी पावर लगा रहे हैं। कल बैठक रखी है यशवंतराव चौहान सेंटर में, शक्ति परीक्षण लगातार किया जा रहा है और कल ही पता चलेगा कि कितने विधायक अभी अजीत पवार के साथ हैं और कितने शरद पवार के साथ हैं, और पार्टी का जो असली दारोमदार होता है वो किसके पास होना चाहिए। अब देखिए, बिल्कुल आपके पास वापस लौटते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए, लेकिन इस बीच बड़ी खबर जिसका रुख करते हैं। एनसीपी में टूट के बाद सतर्क हुए उद्धव ठाकरे। आज शिवसेना भवन में बुलाई गई है बैठक, सभी विधायकों को शामिल होने का आदेश। एनसीपी में टूट के बाद सतर्क हुए उद्धव ठाकरे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहा। देखिए, शिवसेना में टूट हुई थी, आपको याद होगा इससे पहले जो इस बार तस्वीर एनसीपी की है, बिल्कुल हूबहू लगभग ऐसी तस्वीर शिवसेना के साथ भी हुई थी और उस दौरान में तो उद्धव सरकार ही गिर गई थी। लेकिन इस बार फर्क इतना है कि सरकार ऑलरेडी बहुमत में थी, एक समर्थन अजीत पवार का और बढ़ गया। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए, आशीष का रुख करते। आशीष, उद्धव ठाकरे भी बहुत अलर्ट हैं और इस बार कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बिल्कुल वैसे ही उद्धव ठाकरे भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं।
देखिए, उद्धव ठाकरे के पास अभी खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं, बहुत कम विधायक हैं उनकी पार्टी में, लेकिन वो ये रणनीति तैयार करेंगे कि एकला चलो रे वाला उनको निर्णय लेना है या फिर महाविकास अघाड़ी में एक घटक के तौर पे रहना है, क्योंकि अभी महाविकास अघाड़ी की जिस तरीके से लगातार बात होती थी, उसकी एकता की बात होती थी, इस समय तो वैसी एकता या वो जो समीकरण है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि एनसीपी जो सबसे बड़ा एक घटक था वो टूट चुका है। अब उसमें ये स्वामीपत्य किसका है, आधिपत्य किसका है, वो उस पे लड़ाई चल रही है। इस वजह से अभी उद्धव ठाकरे जितने भी उनके विधायक बचे हैं, उनके वरिष्ठ नेतागण कार्यकर्ताओं को लेकर आज बैठक करेंगे। आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, वो सब देखते हुए किसके साथ जाना है या अकेले चलना है, इन सब चीजों पे भी बातें होंगी। अंदर खाने क्या आवाज आ रही है? एकला चलो की राह उद्धव ठाकरे के लिए ज्यादा अच्छी, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं की बातों को सुन रहे थे। जिस दिन अजीत पवार का पूरा प्रकरण हुआ, उन्होंने कहा कि देर सही लेकिन उद्धव भी हमारे साथ जरूर आएंगे। देखिए, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुआ है कि मनसे, जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, कल उसकी बैठक हुई थी और वहां पर अंदर में जितने भी नेता थे वो एक सुर से ये कह रहे थे कि दोनों भाइयों को एक साथ आ जाना चाहिए। कई पोस्टर्स भी लगे मुंबई में और ये कहा गया कि अब इस समय दोनों भाइयों को साथ में आ जाना चाहिए और अगर वो एक आते हैं तो उनकी ताकत मजबूत होगी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक आ जाते हैं, मराठा मानस के लिए वो जो एक उसकी वो प्राइड की बात होती है, उसके बाद एक अलग लेवल पे एक अलग राजनीति इधर दिखाई देगी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी, शिंदे और अब एनसीपी के अजीत पवार के आने से एक अलग समीकरण बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ आ जाते हैं तो कुछ नहीं तो कम से कम एक कॉन्फिडेंस उन लोगों का बूस्ट होगा। और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बीएमसी, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, खासकर महाराष्ट्र में, ये जो अगर कोलिशन होता है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का, तो वो किस तरीके से ये जो तीन पार्टियों की ट्रिपल इंजन की सरकार है उसमें क्या कुछ वो डेंट मार पाती हैं या नहीं। चलिए ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच और बड़ी खबरें महाराष्ट्र से ही हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र कांग्रेस ने बुलाई है विधायकों की बैठक। नेता प्रतिपक्ष को लेकर बैठक में हो सकता है फैसला। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे थे कि महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र कांग्रेस ने बैठक बुलाई है विधायकों की और जानकारी है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर बैठक में फैसला हो सकता है। आशीष लगातार बने। आशीष, इसको लेकर भी ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। लगभग 12:30 बजे के आसपास आज बाला साहब थोराट, जो कि अध्यक्ष हैं, उन्होंने बैठक बुलाई है जिसमें सभी विधायक, विधानसभा परिषद के सदस्य, सब लोग आएंगे और ये बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए दावा ठोक सकती है कांग्रेस। कल भी बात हुई थी, बाला साहब थोराट थे, तो उन्होंने कहा था कि इस समय जब अब महाविकास अघाड़ी में एनसीपी टूट की कगार पर है, ये नहीं पता कि किसके पास कितने विधायक का समर्थन है, शरद पवार के पास कितने हैं और अजीत पवार के पास कितने हैं। इस समय कांग्रेस क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है इस महाविकास अघाड़ी में, तो वो कोशिश करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो उनके पास जाए और इन्हीं सब चीजों के लिए आज बैठक होगी। सभी विधायक, सभी विधान परिषद के सदस्य होंगे एक साथ और कई सारे नाम हैं, उनको लेकर यहां पर एक मत से कोशिश की जाएगी कि किसी एक को चुना जाए और फिर महाविकास अघाड़ी के बाकी जो घटक बचे हैं उनसे बात की जाए कि कैसे इसको नेता प्रतिपक्ष के पद को वो कांग्रेस के पद में लिया जाए। चलिए ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर। देखिए पहले बैठक से जुड़ी 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, किस तरीके से आज दिन भर जो है वो बैठकों का सिलसिला रहने वाला है। कांग्रेस की अपनी बैठक, शिंदे कैबिनेट की अपनी बैठक, उद्धव की अपनी बैठक। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने है। देखिए शिंदे कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। जानकारी ये है कि कैबिनेट में विस्तार हो सकता है और दूसरी तरफ उद्धव ने बैठक बुलाई। जैसा आशीष अभी जिक्र कर रहे थे कि उद्धव के बैठक बुलाने का मकसद 2024 को लेकर और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी स्ट्रैटेजी पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने का मसला है। और महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक है नेता प्रतिपक्ष को लेकर। देखिए बगावत पर कोर्ट जा सकता है शरद पवार। इस बीच एक बड़ी खबर, शरद पवार गुट दरअसल कोर्ट जा सकता है बगावत पर। और कल शरद पवार ने वकीलों से चर्चा की। कल मुंबई में शरद पवार ने वकीलों से चर्चा की। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे। कल मुंबई में शरद पवार ने वकीलों से की है चर्चा। बगावत पर कोर्ट जा सकता है शरद पवार गुट। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे। कल शरद पवार ने वकीलों से चर्चा की और आशीष लगातार बने। आशीष, अब शरद पवार भी कोर्ट का रुख कर सकते हैं?
देखिए, ये अप्रत्याशित नहीं था। सभी को पता था कि लीगली जाने की कोशिश करेंगे। खासकर जैसे पहले शिवसेना में जब इस तरीके का डिवाइड हुआ था, वर्टिकली पार्टी टूट गई थी, जब एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाने आए थे, उन्होंने पार्टी पर एकाधिकार अपना घोषित किया था, दावा घोषित किया था। उसी तरीके से सेम कहानी, इतिहास दोहराया जा रहा है और एनसीपी में भी वही कुछ हुआ है। और तब भी पहले उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से ही लीगली वो लोग गए थे आगे और कोर्ट में गए थे, और उसके बाद जिस तरीके से फैसला है वो सर्वविदित है, सबको पता है। कुछ इसी तरीके से अब शरद पवार भी जाएंगे। हालांकि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपना शक्ति परीक्षण करें, वो दिखाएं कि उनके साथ अभी नेता हैं, काफी सारे जो विधायक हैं वो उनके साथ हैं। कल भी बैठक है वो यशवंतराव चौहान में। हालांकि कल के बाद स्थिति साफ होगी, क्योंकि अभी जो है ये पता चल रहा है कि 24 के आसपास जो विधायक हैं वो अजीत पवार के साथ हैं, 15 के आसपास शरद पवार के साथ हैं, लेकिन 15 ऐसे हैं जो अभी बीच की स्थिति में है, ऊहापोह की स्थिति में है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसकी तरफ जाएं। ये जो 15 विधायक हैं वो किस तरफ करवट लेते हैं, उसके हिसाब से आगे की रणनीति और आगे का भविष्य एनसीपी का ये तैयार होगा। ये समझ में आएगा कि स्वामित्व किसका है, आधिपत्य के इस पार्टी में दावा आखिर कौन कर पाएगा। लेकिन क्योंकि सत्ता में अभी अजीत पवार आ चुके हैं, उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बाकी जो आठ विधायक हैं उनको मंत्री पद की शपथ दे दी गई है। कहीं ना कहीं जब सत्ता साथ में आती है तो विधायक भी जाहिर तौर पर उनको सपोर्ट करेंगे जिनके साथ सत्ता है, और आगे के चुनाव को देखते हुए भी उनको ये दिखाई देगा कि आगे इसका रिजल्ट, इसका हम लोग को जो फलस्वरूप ये ज्यादा फायदेमंद देखते हुए अपने नफे की तरफ बढ़ते हैं आमतौर पर राजनीति में लोग, और यहाँ पर भी उसी के आसार ज्यादा नजर आते हैं। आशीष आपके पास वापस लौट रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बगावत के बीच में अजीत पवार ने अपना नया एनसीपी का ऑफिस खोल लिया है, मंत्रालय के सामने खोला है नया ऑफिस। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देने। देखिए, अजीत पवार ने अपना नया दफ्तर खोल लिया है, एनसीपी का ये नया ऑफिस है जिसमें आप देख सकते हैं मंत्रालय के सामने ये ऑफिस खोला गया है, बाकायदा बोर्ड लग चुका है। और अब आप सोचिए पार्टी किसकी, अब बहस उस तरफ आगे बढ़ चुकी है। शरद पवार का दावा है कि पार्टी अब भी उनकी है क्योंकि लोग उनके पास हैं और किसी के जाने से पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर आप देखिए एनसीपी का नया दफ्तर जिसको अजीत पवार लीड कर रहे हैं, वो एक दफ्तर शुरू हो चुका है। और देखिए, पहले महाराष्ट्र और अब यूपी में भी सियासी बवाल की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। कल सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र नहीं, उत्तर प्रदेश में भी बड़ा हेरफेर होने वाला है और सपा के कई विधायक उनके संपर्क में। ऐसे में यूपी की सियासत में भी हलचल मच गई, जिसे लेकर अब विपक्ष के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व सड़कों पर रहता है और जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो मजबूती से अपने नेता में विश्वास रखते हैं और सब एकजुट हैं। और मुझे लगता है शायद ओम प्रकाश राजभर जी अपनी पार्टी के बारे में बात कर रहे थे, किस प्रकार से उनकी पार्टी का एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी और एक धड़ा समाजवादी पार्टी में आया था, और उन्हें निश्चित रूप से देखना चाहिए, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वो स्वयं कहाँ पर हैं। ओम प्रकाश राजभर जी अपना वक्तव्य, उनका क्या सोचना है, हमें मानते हैं कि जो समान विचारधारा वाले लोग हैं, जो इस देश में दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते हैं और उस संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो सभी एक साथ आकर चुनाव लड़े। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं, इस देश को बांटना चाहते हैं। वो लोग हैं जो मणिपुर 50 दिन से जल रहा है, ना तो भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ निकल रही, ना प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, ना उनके सहयोगी साथी बोल रहे हैं। और एक तरफ दूसरे वो लोग हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी इस देश के संविधान के लिए लड़ रहे हैं। और देखिए, इस तमाम घटनाक्रम के बीच में बड़ी जानकारी है कि शरद पवार से मिलने के लिए पहुंची हैं सुप्रिया सुले। यह बड़ी खबर महाराष्ट्र से इस वक्त, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। देखिए, शरद पवार से मिलने पहुंची हैं सुप्रिया सुले। आप जान रहे हैं कि इतना बड़ा बदलाव हुआ है महाराष्ट्र की सियासत में, और उसके बाद अब जानकारी ये है कि सुप्रिया सुले शरद पवार से मिलने के लिए पहुंची और जयंत पाटिल भी उनके साथ, सुप्रिया सुले के साथ जयंत पाटिल भी पहुंचे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, जयंत पाटिल अब भी लगातार डटे हुए हैं। देखिए, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। एनसीपी में इस वक्त कब्जे की जंग चल रही है और यहां देखिए जानकारी है कि सुप्रिया सुले के साथ में जयंत पाटिल पहुंचे शरद पवार से मिलने के लिए
और आशीष हमारे साथ है। आशीष, अभी सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी है इस मुलाकात में? क्या कुछ खास रहने वाला है? किन रणनीतियों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, रविवार जब से पार्टी में टूट हुई है तभी से शरद पवार शहर में नहीं थे और सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के एनसीपी के, वो मोर्चा संभाले हुए थे। दोनों लोग लगातार कल भी देखा गया जितेंद्र अवार्ड के साथ में प्रेस को भी संबोधित करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से ज्यादा विधायकों से संपर्क किया जाए, उनको अपने पाले में लाया जाए। और आज भी जब शरद पवार जो कि सुप्रीमो हैं और उनको चाणक्य भी कहा जाता है, उनके साथ मिलकर ये कोशिश करेंगे कि कैसे जो पार्टी का एकाधिकार है वो उनके तरफ ही आए, ज्यादा से ज्यादा विधायक, क्योंकि शरद पवार ने पार्टी बनाई है, ज्यादातर लॉयलिस्ट थे उनके। हालांकि कुछ ऐसे लॉयलिस्ट भी चले गए हैं जो एकदम शरद पवार के खास थे, जिसमें छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल का नाम है। प्रफुल्ल पटेल तो ऐसे हैं जिनको कार्यकारी अध्यक्ष तक बनाया था अपनी बेटी के साथ। तो आज जिस बात पे इन लोगों से बात होगी वो यही रहेगी कि कैसे शरद पवार खुद बात करें विधायकों से, सदस्यों से, ताकि वो अपनी तरफ ले सकें इन ज्यादातर जो बागी होते हुए दिखाई दे रहे हैं विधायकों को। मतलब अब चाचा भतीजे के बीच बात की कोई गुंजाइश नहीं बचती और अब बातचीत जो बाकी अपने साथ लोग बचते हैं उनके साथ में की जाए। आशीष, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।